हिमालय विरासत ट्रस्ट जो है इसमें प्रायोजक की भूमिका में रहता है। तो आज हम इसकी 12वीं श्रृंखला में पहुंच चुके हैं और आज इस कहानी संग्रह पर बात होने जा रही है। वो कहानी संग्रह है मेरे संकल्प, और लगभग समझिए कि ये आखिरी कहानी संग्रह है जिस पर आज चर्चा होनी है उनके। इसके बाद कविता और उपन्यासों की तरफ बढ़ेंगे। तो उस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं और वो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, और मुख्य वक्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा। वक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं लता चौहान जी, और डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मणि जी जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर मुन्नी चौधरी। तो ये कि आप सभी का धन्यवाद जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग अपना समय निकालते हैं और इस श्रृंखला को चलाने में हमारी मदद करते हैं। गुरु जी जो है वो संरक्षक की भूमिका में रहते हैं और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है उन्हीं से होती है। तो मैं आप सबको उनके पास लिए चलता हूँ, स्वागत करता हूँ सबसे पहले, और डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास ले चलता हूँ जो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और संचालक को मंच सौंपेंगे, और कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा जो है मुन्नी चौधरी जी को होगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और दर्शकों का भी जो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध बेटे। आज सच बात यह है कि इस सारे कार्यक्रम को जो शाही ब्लू बुक्स की तरफ से चल रहा है, इसका सारा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और सत्यभान सिंह दोनों को दूंगा। और सच बात यह है कि हमारा जो ये न्यास है, हिमालय विरासत न्यास उत्तराखंड, ये मूल रूप से हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सांसद, और सबसे बढ़कर सरस्वती के वरद पुत्र डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर हम लोगों ने ये वार्ता शुरू की थी। इस वार्ता में हम लोग एक अध्यक्ष, एक मुख्य वक्ता, 2 वक्ता और एक संचालक रखते हैं। अब तक हमने 11 वार्ताएं की हैं और आज 12वीं हमारी वार्ता है। हमारे यहाँ माना जाता है सूर्य की 12 ही किरणें हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और आज देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि महाकाल ज्योतिर्लिंग में 12 में वहाँ के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अध्यक्ष कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा हमारी इस 12वीं पुस्तक वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद उत्तर, दक्षिण, मध्य सारे भारत को समेटते हुए हम लोग चल रहे हैं। हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर स्मिता मिश्रा दिल्ली के जीबीटी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारी वक्ता डॉक्टर लता चौहान बेंगलुरु विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में हैं। हमारे वक्ता राजकुमार उपाध्याय मणि, ये धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में हैं, और हमारे संचालक डॉक्टर मुन्नी चौधरी दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में हैं। इसका मतलब हम भारत के दिल्ली से निकलकर मध्य प्रदेश के मध्य में उज्जैन, और उज्जैन से निकलकर दक्षिण कर्नाटक तक हम लोग जा रहे हैं। पर्वतों में धर्मशाला तक हम छू रहे हैं, और इस प्रकार अखिल भारतीय हमारी ये वार्ता हो जाती है। आज जिस कहानी संकलन पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मेरे संकल्प। कुल 12 कहानियां, आप इस 11 कहानियां इस संकलन में आप पाएंगे। और जैसा मैं कहता रहा हूं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने संवेदनाओं को, जीवन मूल्यों को, और विशेष रूप से पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय समाज, पर्वतीय जीवन, इस सबको महानगरीय जीवन और वहां के संतरास की तुलना में चित्रित किया है। ये कहानियां आप देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे कहानी पढ़ते पढ़ते भी हम कविता पढ़ रहे हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कहानी में भी एक रस होता है, उन्होंने उसका नाम कथा रस रखा था। कथा रस तात्पर्य, कहानी पढ़ते भी हम अपने आप को कभी कभी साधारणीकृत कर लेते हैं, हम उन्हीं दृश्यों में जाकर खो जाते हैं जो कहानीकार अपने शब्दों में चित्रित किया करता है।
मैं अधिक कहानियों पर बात नहीं करता, इसलिए कि मेरे वक्तागण और अध्यक्ष कहा करते थे कि आप सब कुछ कह देते हैं तो हमारे लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन एक कहानी जो इस संकलन की सबसे पहली कहानी है, वो मुझे तो छू ही रही, क्योंकि मैं पिता भी हूँ और पुत्र भी रहा हूँ। पिता और पुत्र के बीच क्या संबंध हो सकता है, कितनी संवेदनाएं इस संबंध में हमें मिलती हैं, ये उनकी पहली कहानी भाग्य की लकीर से आप लोग अनुभव करेंगे जिन्होंने उस कहानी को पढ़ा होगा। अक्सर ये माना जाता है कि पिता कठोर होता है, लेकिन यहाँ इस कहानी में मनवेंद्र के पिता जो नंदन सिंह हैं, वो विदुर रहना पसंद करते हैं, इसलिए कि वो अपने बेटे के जीवन को बना सकें। और गांव में रहते हुए, पहाड़ में रहते हुए अपने बेटे को, बेटे की प्रतिभा है, बेटा परिश्रमी है, बेटा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, 10वीं में भी 12वीं में भी, लेकिन पिता का त्याग बेटे की प्रतिभा से कम नहीं है। बेटा अमेरिका तक चला जाता है, नासा से वैज्ञानिक के रूप में जुड़ जाता है, लेकिन मेरे निशंक जी की एक दृष्टि है कि मेरे भारत की प्रतिभा विदेश में जाए, फले फूले, लेकिन मेरे भारत को भूले नहीं। तो हमारा मनवेंद्र फिर भारत आता है और भारत के अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ता है, लेकिन उसके पिता को कैंसर हो जाता है, और कैंसर में वो अपने पिता का जिस तरह से इलाज करा रहा है, मैं कहानी के अंत तक जाते जाते भावुक हो जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि बेटा अपने पिता की सिरहाने, उनके रुग्ण शरीर के साथ सो जाता है कुछ देर के लिए, और उसका पिता का हाथ उसके माथे पर आ जाता है, सर पर आ जाता है, और तभी नर्स जगाती है कि उठ जाइए, बेड खाली कराना है। आप सोचिए वो बेटा क्या सोचता होगा, जो अभी तक ये अनुभव कर रहा था कि पिता का हाथ उसके सर पर है, और नर्स का ये कहना कि जरा जाग जाइए, हमें बेड खाली कराना है, यहीं आकर कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं देखता हूं कि रमेश पोखरियाल निशंक मानवीय संवेदनाओं के ऐसे शिल्पी हैं, जिन्होंने कहानियों में भी कविताओं की तरह मानवीय संवेदनाओं को उतारा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने अध्यक्ष महोदय का, मुख्य वक्ता का, वक्ता गणों का और संचालक का। और अब इस सारे कार्यक्रम, हाँ, आज एक बात और कहना चाहूंगा। अब तक हम लोग 10-10 मिनट वक्ताओं को देते थे, मुख्य वक्ता को देते थे और अध्यक्ष जी को भी देते थे। इस बार हम लोगों ने श्रोताओं की मांग पर यह तय किया कि अध्यक्ष जी कम से कम 20 मिनट अपनी बात कह सकेंगे, मुख्य वक्ता वक्ता 15 मिनट अपनी बात कह सकेंगे, ताकि वो लोग अपने मन की बात आराम से कह सकें। संचालक जी, संयोजक महोदय, हमारे संचालक महोदय सभी लोगों को प्रस्तुत करेंगे। और अगर किसी को जल्दी जाना है तो ऐसा बंधन नहीं है कि मुख्य वक्ता सबसे पहले बोले या सबसे बाद में बोले। अगर किसी को जल्दी जाना है, वो संचालक महोदय को कह सकते हैं और हम उनको पहले बुलवा लेंगे। इसके साथ मैं डॉक्टर मुन्नी चौधरी को ये दे रहा हूं कि वे इस कार्यक्रम का संचालन करें और आज के वक्ताओं को निमंत्रित करें। धन्यवाद सभी को। और सबसे पहले गुरु जी को मेरा नमस्कार। मैं गुरु जी की आज्ञा से सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। शर्मा जी की तारीफ है कि वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में हिंदी अध्यक्ष, शाला के कला संकाय अध्यक्ष हैं, साथ साथ कुलानुशासक भी हैं। तो आज शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। हमारे कार्यक्रम इस बार के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर स्मिता मिश्र हैं, जो सहायक प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग GTV खालसा कॉलेज में, साथ साथ कोर्स कोऑर्डिनेटिव है, और साथ साथ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग के कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं। दूसरी आज संजोग से हमारे पास दो आए हुए हैं वक्ता, और ये बल्कि संजोग न कहें, हमारे यहाँ हर बार दो ही वक्ता होते हैं। इसमें पहले वक्ता है साउथ से और बेंगलुरु से
डॉक्टर लता चौहान जी हैं, जो सचिव ज्ञान किरण हिंदी शिक्षक संघ बेंगलुरु विश्वविद्यालय से हैं। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय मनिये, जो हिंदी के सहायक प्रोफेसर हैं, हिंदी विभाग धर्मशाला, जो वहाँ के केंद्रीय वक्ताओं अध्यक्ष महोदय जी की एक सामान्य परिचय के साथ मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय अपनी अगर कुछ बात अध्यक्ष महोदय को सबसे अंत में लेंगे हम। तो मैं मुन्नी चौधरी अध्यक्ष महोदय सबसे अंत में आशीर्वाद देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष महोदय सबसे अंत में अध्यक्षीय संबोधन करेंगे। जी ठीक है, आप ठीक है सर। वक्ताओं में जिसको चाहे बुला लीजिए। मैं ये चाहूंगा कि वक्ता अगर किन्हीं को जल्दी जाना हो या जो पहले चाहते हो वो बता दें, तो मैं हाँ, मुझे बुलवा दीजिए चौधरी साहब, मुझे बुलवा दीजिए। अच्छा, राजकुमार तो मैं वक्ता के पहले वक्ता मैं स्मिता मैडम से मेरा निवेदन है कि कहीं और हेलो हेलो सर स्मिता मैडम को लेके जो आज बात करेंगे इस कहानी संग्रह पर, संकल्प जो हमारा कहानी संग्रह है, इस पर बात रखेंगे। जी, तो आइए डॉक्टर चौहान। सभी को आवाज शायद आप लोगों की इको हो रही है, तो अगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा होगा। मैम आप स्मिता मैम के बाद बोल लीजिए, क्योंकि स्मिता मैम का 5 जी थैंक यू। मंच पर उपस्थित सम्माननीय योगेंद्र जी, प्रणाम है आपको और सादर नमन। साथ ही आज के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, स्मिता मिश्रा जी जो आज की मुख्य वक्ता हैं, और मेरे सहयोगी वक्ता राजकुमार जी, उनको भी मेरी ओर से सादर अभिनंदन है, और हमारे संचालक महोदय, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके सामने और 2 नाम लेना चाहूँगी। प्रायोजक हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड, संरक्षक जिनको मैंने प्रणाम किया है, पुनः प्रणाम है आपको सर, और कार्यक्रम संयोजक अनिरुद्ध कुमार जी और सत्यभान सिंह जी। आप सभी को मेरी ओर से सादर वंदन और नमन है। मैं प्रोफेसर लता चौहान, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज और सचिव ज्ञान किरण हिंदी शिक्षक संघ बेंगलुरु से हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि इस कहानी संग्रह के समापन समारोह, एक तरह से मैं कहूँगी, क्योंकि ये उनकी आखिरी कृति है, कहानी संग्रह का आखिरी संग्रह है, और उसमें मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सिर्फ 2 ही दिन का समय था मेरे पास, और मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से निशंक जी की कहानियों को पढ़ पाई। मैंने उनका एक और कहानी संग्रह पढ़ा है, अंतहीन, और एक कोशिश कर रही थी मैं कि उस पर अपनी कविता बनाऊं। अंतहीन कहानी पर एक कविता मैंने लिखनी शुरू की है। तो बड़ा सौभाग्य है मेरा कि उनकी कहानियों को मैंने बहुत जल्दी में, या जिस तरीके से भी मैं पढ़ पाई, तो उस पर कुछ कहना, क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा हस्ताक्षर है निशंक जी, और उस पर अपनी बात को रखना, तो मुझे लगता है कि फिर भी कुछ कोशिश अपनी तरफ से मैंने की है। इस कहानी संग्रह में जैसे अभी हमें अरुण जी, हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो संरक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कहानी का एक सारांश भी हमारे सामने व्यक्त किया।
उनकी जो दूसरी कहानी है वो है बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी, मुझे वो इसलिए लगी जो दूसरे नंबर पर आती है, और वो कहानी है संकल्प। उस संकल्प कहानी में मुझे दो तीन चीजें जो बड़ी छू गई। उसमें एक वाक्य है, मैं उसको आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, कि कुंती द्वारा जो कहा गया है, एक वाक्य है कि इज्जत भी मेरी लुटी और जान भी मैं ही गवाऊंगी। ये जो वाक्य है उस महिला के जज्बे को बाहर लाता है, उसके अंदर उठे हुए उस प्रश्न को और उसके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उसको वो बताना चाहती है कि उसे क्यों मरना है। तो ये जो वाक्य था इस कहानी में, उस कहानी के शीर्षक को सार्थक करता है कि वो जो संकल्प कह रही है एक तरह से कि इज्जत भी मेरी लुटी और जान भी मैं ही गवाऊंगी, तो ये एक संकल्प की ओर इशारा करती है ये कहानी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से मुझे लगी। और कुंती का चरित्र उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद जब वो उसी बात को आगे लेकर चलती है और उसमें एक जो उन्होंने बहुत ही सामाजिक मुद्दे को उठाया है, और वो है नशा उन्मूलन। तो ये भी हमारे गांव की जो बहुत छोटी छोटी बुराइयां तो हैं, लेकिन इनका बड़ा प्रकोप होता है गांव में, और उनके द्वारा घरों में जो अलगाव या घरों में जो बर्बादी इस तरह से जो हो जाती है, उसको भी इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नशा उन्मूलन को हटाने की जो बात है, वो भी उसके विरोध में ये महिलाएं खड़ी होती हैं और उसको वहां से हटाने की बात भी करती हैं। तो कुंती का ये जो संकल्प है, एक तो स्वयं को लेकर के, और दूसरा उस नशा उन्मूलन को, यानी उस नशे की आदत को या उस नशे की हरकतों को दूर करने का जो संकल्प वो लेती है, वो इस कहानी के शीर्षक को सार्थक करता ही है। उनकी जो अगली कहानी जो मैंने पढ़ी और वो थी परीक्षा, उसमें भी मुझे एक मध्यम वर्ग की बात जो नजर आती है, जो अक्सर हमारे घरों में या हमारे परिवारों में बच्चे जो होते हैं वो आईएएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक उद्देश्य होता है। उस मसले को इस कहानी में बहुत ही अलग तरीके से बताया गया है। और मुझे लगा कि शायद इस कहानी को यदि हम एक वाक्य में यदि उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, तो वो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहानी में वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने व्यक्त होती है। क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत छोटे में बता रही हूँ। और ठिया जो कहानी है उनकी, वो बहुत ये कहानी का शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हमारे देहाती गांव का एक शब्द है, ठिया, ठिये पर बैठे हैं। तो ये उस स्थान को परिभाषित करता है, वहां की बात को भी वो बताता है। और ऐसे कई उपाय इस कहानी में जो पारिवारिक परेशानियां बताई गई है उसको वहां पर व्यक्त किया गया है। उसमें एक वाक्य है कि अंध उपाय यह है कि बकरी मुर्गा काटो, सुअर को गाड़ दो। ऐसी कुछ चीजें गांवों में जो है बता दी जाती हैं, और उसके हिसाब से फिर बहुत सी परेशानियों का उन्मूलन या उसको हम दूर कर सकते हैं। छलावा उनकी कहानी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई, क्योंकि उनकी इस कहानी में जो नायक है वो अपना गुनाह छिपाने के लिए पहाड़ों की शरण ले लेता है। तो एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हमको देखने को मिलती है निशंक जी की कहानियों में, और वो है उनका प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों में बताया गया या व्यतीत होने वाला जो जीवन है, उसको उन्होंने अपनी कहानियों का आधार हमेशा रखा है, जिसमें एक पहाड़ी जीवन को, एक प्राकृतिक सौंदर्य को वो हमारे सामने व्यक्त करते हैं, और देहाती जीवन में होने वाली घटनाओं को वो हमारे सामने लेकर आते हैं। उनकी एक और बड़ी अच्छी कहानी है, वो है भय, जिसमें रेल यात्रा का वर्णन है। मतलब हम कहानियों में इस तरह का वर्णन भी देख सकते हैं जिसमें रेल यात्रा वर्णन हो, और उसमें जो है बोगी का दरवाजा बहुत से लोग नहीं खोलते, या वो कंपार्टमेंट नहीं खुल रहा है, लेकिन उसका कारण क्या था। हमारे यहाँ बड़े ही सामाजिक
बुरे तत्व जो आसपास फैले होते हैं कि ट्रेन में या रेलगाड़ियों में जो लुटेरा जो लूट कर दी जाती है, उस मुद्दे को इस कहानी के माध्यम से निशंक जी ने बड़ी ही सहृदयता से उसको हमारे सामने व्यक्त किया है। उनकी जो दूसरी कहानी नेक्स्ट जो है वो है प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा कहानी में जो उन्होंने एक अतिथि गृह का चित्रण किया है। आप देखें कि एक कहानी में ठिया है, एक कहानी में रेल यात्रा वर्णन है, एक कहानी में नशा उन्मूलन है, यानी हरेक कथा, हरेक कहानी अपने आप में एक बड़ी घटना को हमारे सामने व्यक्त करती है। और लेकिन लिखी हुई है शायद वो हो सकता है 2 या 3 पन्नों की कहानी हो, यदि हम उसके पन्नों की बात करें तो, लेकिन उसके साथ जो संदेश हमको मिलता है वो इस तरह से हमको मिलता है। और वहीं पर ये जो प्रतीक्षा कहानी की मैं बात कर रही थी कि गुंजन जो उसकी उसमें एक है और केशव जो वहां पर ठहरा हुआ है, और गुंजन को 2 लड़कों से विवाह का प्रस्ताव आकर मिलता है, उसका रिश्ता बना नहीं, और केशव ने उसकी आदतों को देखकर पूछा, विवाह नहीं करना चाहती गुंजन? और गुंजन का जवाब था, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा, ये कहानी से है, जो पुरुष उसे बराबरी का दर्जा दे, बुरी आदतें न हो उसमें, ऐसा हो तो वह विवाह कर लेगी। यानी एक महिला की, एक स्त्री की या एक लड़की की जो विवाह योग्य है, और यदि वो अपना एक सपना देख रही है अपने परिवार को बनाने का या विवाह करने का, तो वो जरूर इस तरह के गुणों को एक पुरुष में देखना चाहेगी, और वो इसी तरह से अपनी बात को रखती है। दूसरी उनकी जो कहानी है कीमत, उसमें उन्होंने जो बताया है कि कमलिका सुंदर जो है वो मर चुका था, लेकिन उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी, और वो थी कि उसमें अभी भी उनका आत्मविश्वास और उनका स्वावलंबन जो है वो बना हुआ है। ये दोनों चीजें इस कीमत कहानी के 2 आधारभूत स्तंभ के रूप में मेरे नजरिए से मुझे लगे। और उसमें लोन देने वाली एक संस्था का भी जिक्र आया है, और इस तरह की शारीरिक बुरी नियत की भी उसमें कुछ बात जो है थोड़ी देर के लिए जो बताई गई है। पति की मृत्यु के बाद वह किस कीमत पर जिएगी, ये हमारा एक सामाजिक मुद्दा है जो महिलाओं के लिए हमेशा एक करार कर दिया गया है, उसको ठहरा दिया गया है। तो शायद ये एक तरह से हमारे कुछ सामाजिक मुद्दे भी इसमें व्यक्त होते हैं, और उन कहानियों के माध्यम से निशंक जी ने जो बात कही है, तो मुझे लगता है कि सामाजिक मुद्दे हैं, मानवीय भावों का मानवीकरण भी उन्होंने इसमें किया है। उनके कई ऐसे चरित्र हैं जो पुरुष प्रधान भी हैं, लेकिन वो सामाजिक मुद्दे को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। महिला पात्रों को भी उन्होंने 1-2 कहानियों में अपनी नायिका के रूप में रखा है, और वो महिलाएं भी एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात करती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी उनकी 11 कहानियां हैं, मैंने कुछ 9 कहानियां आपके सामने अभी उनका जिक्र किया है, और उनकी एक और कहानी है आदमखोर। आप देखें ये कहानी का शीर्षक ही हमें शायद पहाड़ों की ओर, जंगलों की ओर ले जाने की बात जो है करता है, लेकिन इस तरह की जो कहानियां हैं वो हमें एक भाव व्यक्त करवाती है कि क्या व्यक्ति ऐसे विषय को सोचकर भी कुछ लिख सकता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से देवेंद्र प्रधान के बेटे को जो आदमखोर खा गया था, उसके बाद उन्होंने उसका जिक्र उसमें किया है, और सरकारी कानूनों पर एक सीधा कटाक्ष भी किया है कि जंगलों में इस तरह के जो कानून होते हैं वो कहाँ तक लोग उसको पूरा कर रहे हैं, या कहाँ तक उनका इम्प्लीमेंटेशन या वो लागू किए जा रहे हैं या नहीं। तो साथ साथ कहानियों के जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसके साथ ही सरकार की ओर भी कुछ न कुछ उनका इशारा जो है वो हमको इसमें देखने को मिलता है। दूसरी उनकी एक और जो अगली कहानी है वो है आश्रय। कई बेघर परिवार रोज रात रास्तों पर सोते हैं। ये एक जो उनकी कहानी की का जो एक वाक्य है कि ऐसे कई परिवार है, जो परिवार तो है
लेकिन छत के नीचे नहीं हैं, शायद वो रास्तों पर सोते हैं, फिर भी एक परिवार तो है ही। और उसमें रुपेश एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और वहां से वो आता है, और वो फिर किस तरह इसी तरह के अनाथ बच्चों के लिए व्यवस्था करता है। तो ऐसे सामाजिक मुद्दे जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर निशंत जी की कहानियां और ये कहानी संग्रह जो मेरे संकल्प, यदि संकल्प की बात करते हैं कि उनका जो कहानी संग्रह का जो शीर्षक है, इन सारी कहानियों को के शीर्षकों को यदि हम ध्यान में रखें और उसको विस्तार से यदि जब हम उसको देख लेते हैं, उसके सारांश के रूप में जब उसको देखते हैं, तो ये जो संकल्प है, एक जो निर्णय है, एक जो उन्होंने डिसाइड किया है उसको कर गुजरने का, वो हमें इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। उस पर मेरी छोटी सी बात है, उसके बाद में मैं समाप्त करूंगी। मेरे भाग्य की लकीर, मैंने यहाँ पर उनकी कहानियों के शीर्षक जो है उनको रखा है। मेरे भाग्य की लकीर किसी आदमखोर छलावे की तरह, किसी आदमखोर छलावे की तरह मेरे संकल्पों के ठिये पर बैठी भयग्रस्त प्रतीक्षारत अपनी परीक्षा की घड़ी में बैठी थी, ये सोचकर कि इस आश्रय के लिए जीवन की हर कीमत चुका दी है मैंने, जीवन की हर कीमत चुका दी है मैंने, फिर आखिर कहाँ हुई भूल। ये शब्द, ये शीर्षक मैंने अंत में इसलिए रखा है। बहुत सुंदर लता, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद आपका। कि कहाँ हुई भूल, ये मैंने समाज के लिए अपनी तरफ से एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। इसके आगे की कथा हमको करनी है कि कहाँ भूल हो जाती है हमसे। हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, और उसको सुधारने का जो जिम्मा है वो मेरा और आपका, हम सभी का है। ये नहीं कि चाहे वो लेखक हो, समाज सुधारक हो, केवल वही इसके लिए सामने आए। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी इन शीर्षकों को एक साथ जोड़कर, और उसमें एक संदेश भी हो। और जो आखिरी मेरा शीर्षक था, कहाँ हुई भूल, और मैंने प्रश्न चिन्ह छोड़ा है हम सब के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि हम उन प्रश्नों को यहाँ पर ढूंढकर उनके हल को ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी ने मुझे यहाँ आने के लिए जो अवसर दिया है, शायद मैं अपने समय से ज्यादा नहीं गई हूँ। धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत आभार। स्मिता मैम हमारे बीच में आ गई है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज जी मैम बोलिए आप। डॉक्टर स्मिता मिश्र अब आपके सामने है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए स्मिता, बोलिए। सभी को प्रणाम। और मेरे कॉलेज का प्रोग्राम लगातार चलता है, मेरे कॉलेज का भी एक आयोजन है जी। मेरे संकल्प समाज माननीय संगोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, आप अपनी बात शुरू कर दीजिए स्मिता जी, आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। नहीं सर, मैं बिना संबोधन की बात नहीं करती हूँ सर। तो मेरे साथी वक्त उन्होंने इस विषय को जब ये लिया, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि माननीय यात्रा के सोपान वो ये चीज है, उसे
निशंक जी के कथन से राजनीति और साहित्य को भी मैं रेखांकित करना चाहूंगी तो समीचीन होगा। संतों का ऐसी उक्ति साहित्यकार, कलाकार, लेकिन सीकरी संतों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को सम्मान देकर मूल्यवान और पहले गहरा संबंध और साहित्य में भी इनका ऑडियो ठीक नहीं है लग रहा मुझे। मैडम आप अपनी ऑडियो ठीक कर लें अगर नहीं अपना वीडियो मैडम आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो ठीक हो जाएगा। अभी आ रही है आवाज कटती है। आवाज मेरी आ रही है? आवाज कटती है। जी मैम आप जारी रखिए, आ रही है आवाज। जी मैम आप जारी रखिए, आ रही है आवाज। जी तो मेरा मुद्दा केवल इतना था कि राजनीति का जो संबंध विच्छिन्न होता जा रहा था, निशंक जी ने उस विच्छिन्न के संबंध को जोड़ दिया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। शुक्ल जी ने प्रेमचंद के साहित्य को लेकर कहा था कि प्रेमचंद का इतना योगदान है कि उन्होंने जीवन और साहित्य को लगा दिया, जोड़ दिया। वही साहित्य और राजनीति के जो संबंध विच्छिन्न हो रहे थे, वे संबंध आपस में जुड़ते हैं। सो निशंक जी का होना बहुत मूल्यवान यहाँ पर स्पष्ट करता है कि वो बड़े नेता तो हैं, बड़े कथाकार और कवि भी हैं, और साहित्य सर्जनों में रहा हुआ ये एक अद्भुत बात है। तो मूलतः मुझे लगता है कि साहित्य संकट और राजनेता विवाद है। पहाड़ के संघर्ष में स्थिति की जो बात उन्होंने अपने साहित्य में व्यक्त की है, उसके साथ साथ व्यवस्था की विसंगतियों के मेरा संकल्प 11 करने की बात हो चुकी है, और हमारे संरक्षक होते योगेश जी, डॉक्टर अरुण ने भी बात कही थी पहली कहानी भाग्य की लकीर के ऊपर। तो पुत्र के द्वारा संघर्ष किया गया है, जिसमें पिता की कर्मठता और संघर्षशीलता के कारण पुत्र समाज में उच्च पदस्थ होता है, लेकिन वो पिता संघर्ष करके पुत्र का भाग्य को बदल देता है, लेकिन स्वयं के भाग्य की लकीरों से हार जाता है। प्रारंभ और अंत अगर मैं देखूं साहित्यिक तो बहुत ही कलात्मक है। ऐसे ही आदमखोर में पहाड़ी जीवन पर जंगली जानवर के हमले की कथा तो है, लेकिन वन विभाग, विद्युत विभाग, सरकारी नेता है, वहां पे प्रश्न खड़ा करते हैं कि आदमखोर पशु है या ये मनुष्य। अब भय कहानी तो मैं थोड़ा सा कहानी मानती हूँ, क्योंकि कहानी का प्रारंभ रोचक हुआ है, पाठक के मन में उत्सुकता भी जगती है। डाकुओं की आशंका से सामान्य जो रेल यात्री है उनका भय उत्पन्न होता है, लेकिन सामान्य यात्रियों की बातचीत से ही कहानी चलती है और कहानी खत्म हो जाती है। कोई मुख्य पात्र या हम कहें निजी पात्र से निकल करके नहीं आता है, तो पात्र अगर नहीं आता कहानी भी है वह एक सामान्य के आधार पर खत्म होती है। इसको प्रेक्षक बाकी कहानी को हल्का मानता है। छलावा धूर्त व्यक्ति के राजनीति पर सफल होने की बात जाहिर सी बात है राजनीतिक क्षेत्र में है, तो उनका अनुभव अपने पहाड़ी जीवन के संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक जीवन का भी बड़ा भारी रहा है। राजनीतिक विद्रूपताओं को बड़ी ईमानदारी से अभिव्यक्त करते हैं। कुंती एक पात्र आता है संकल्प कहानी, कुंती केंद्र में है और कुंती एक सशक्त नारी पात्र है। उसके साहस से गांव में अनेक परिवर्तन होते हैं, गांव के कुछ लोग होते हैं, होते हैं, वो उसको सबक सिखाने के लिए बलात्कार करते हैं, भयभीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंती
तो यहाँ पे तुलसी है, ये एक पारंपरिक स्त्री के वर्गीयता से वह एक नई स्त्री के रूप में तब्दील हो जाती है, जहाँ पर वो बलात्कार होने के बावजूद वो सामाजिक भय से कई घर में घुस के नहीं रहती है और वापस वो खड़ी होती है और मजबूत बनती है। तो और निशंक जी की जो कहानियां हैं उसमें बाहर से आयातित होती है, हमारे आसपास की जीवन की जो रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास की वे बातें जो हमारे जीवन से छूटे हुए निकलते हैं, उन्हीं में से हमने है हीरो वाला भाव जो है वह उनके पात्रों में से निकल कर आता है। किया कहानी, गाँव शहर की समस्या, अंधविश्वास की समस्या, बेटे बहू की समस्या, फिर तो थोड़ी सी मैं कहूँ कि किया कहानी से मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पाती हूँ कि उसमें एक विषय जो है वह निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन एक समस्या को केंद्रीभूत किया जाता तो कहानी में स्थिति और गति और प्रबल ज्यादा बेहतर लेखक नारी पात्र हम देखना चाहते हैं आपके जो नारी पात्र प्रतीक्षा कहानी में नारी मन की एक पहचान गुंजन का जो है बड़ा प्रभावशाली है, प्रॉपर्टी भी है, संचालन भी करती है और अवांछित बड़ों को झुके से वो इंकार करती है। सो वो आत्मविश्वासी और एक निडर लड़की है। सो आप कीमत कहानी में कमली के दुख की बात की है। सो लेखक मूल्य धर्मी है और अंत में असहायों के समाज और राजनीति में सहायता आदि प्रमुख भाव से वह कहानी को अंत करने की कोशिश करता है। कहाँ हुई भूल में प्रश्न प्रासंगिक होते हैं शीर्षक में, लेकिन कहानी के भीतर ही उस प्रश्न प्रासंगिकता का, उस प्रश्न का वह उत्तर देते चलते हैं। सो अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो निशंक जी की जो कहानियां हैं उनमें जो कथाएं हैं वो बहती हुई चलती है, प्रवाह है, बहुत प्रवाह है और भाषा की जो सादगी है उसका अपना सौंदर्य एक अद्भुत छटा लेता है। चरित्रों की जो विषमताएं हैं वो खुलती चलती हैं और सबसे बड़ी बात एक मूल्य धर्मी अंत जो है वो कहानियों को पाठकों के से जोड़ देता है, एक रोशनी पाठकों के मन में आती है। तो जीवन के जो तमाम संघर्ष, उतार चढ़ाव, उनके जो सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों की आभा से जो लेखक के भीतर है मानवीय मूल्य, उनके पात्र भी उसी की रोशनी से जगमगाते हैं। सो लेखक की स्वयं की जो आभा है वह उनके पूरे साहित्य में झलकती है। तो जो वह जिंदगी करते हैं इनके पात्र ऐसे हैं जो वह जिंदगी करते हैं, वो आह जिंदगी नहीं करते हैं। तो लेखन के जो मूल्य निसंकल्प हैं उनकी मशाल लेकर के चलते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो नारी पात्र हैं वो बहुत 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 ताकतवर हैं। और अंत में मैं इसको समराइज अगर करूं समाहार करते हुए कि ये जो लेखन है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दो छोरों पर एक तरफ लेखक है और एक तरफ राजनेता है। लेखक समाज की विसंगतियों को उठा करके प्रश्न उछालता है, मुद्दे उछालता है किसकी तरफ, राजनेता की ओर। तो एक ही व्यक्ति दोनों भूमिकाओं में है। तो ये जो वो जिससे सवाल पूछने वाला है और जो जवाब देने वाला है वो दोनों ही भूमिकाएं एक व्यक्ति की हैं। तो कभी ऐसा मौका मिले कि निशंक जैसे ये एक साक्षात्कार भी हो सके कि जब ये दोनों भूमिकाएं होती हैं, यानी सवाल पूछने वाला व्यक्ति लेखक और उस सवालों का समाधान देने वाला राजनीति, जब ये दोनों स्थितियां उनके भीतर होती हैं तो वो जो अनुभव है वो उसे कभी साझा करे तो मुझे लगता है कि बड़ा रुचिकर होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आभार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। धन्यवाद आपको। बहुत बीज शब्द और उन्होंने कहे हैं मैडम ने,
हम आज के सभी वक्ताओं से चाहेंगे अगर वो आलेख रूप में अपने वक्तव्य आलेख रूप में दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जी चलिए जी जी, तो अब मैं हमारे सामने दूसरे वक्ता हैं हम मुन्नी चौधरी अगले बुलाइए भाई। जी, दूसरे जो हमारे वक्ता हैं राजकुमार उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें चर्चा में। डॉक्टर राजकुमार जी जी धन्यवाद धन्यवाद उदय साहब। हाँ, मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत कमजोर है। इस नाते मैं ऑडियो के ही माध्यम से प्रस्तुति करूंगा। सर्वप्रथम अपने गुरुवर द्वय आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शर्मा जी, संरक्षक मार्गदर्शक तथा अध्यक्षता कर रहे अपने बड़े भाई प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, हमारे दोनों माता समान डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, डॉक्टर लता चौहान जी, आज के कार्यक्रम संचालन कर रहे मित्रवर डॉक्टर मुन्नी चौधरी जी। वस्तुतः इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मुझे अवसर दिया अग्रज श्रीमान सत्यपाल सिंह जी और अनिरुद्ध जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वास्तव में यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज जुड़ने के लिए यह अवसर प्रदान किया गया। यद्यपि डॉक्टर निशंक जी से एक दो बार मेरी वार्ता हुई है। 2019 में मालवीय मिशन दिल्ली में मैं एक बैठक में आया था, तो उनसे वार्ता हुई आने के लिए, लेकिन आकस्मिक रूप से उनको जाना पड़ा, दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन उनके कृतियों से आज मुझे साक्षात्कार होने का एक अवसर मिला, इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बस राजकुमार अपना वक्तव्य शुरू कर दीजिए। बस उनकी जो कहानी है मेरे संकल्प शुरू कर दीजिए। जी 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 बस उसी पर मैं आ रहा हूँ। हाँ, यह जो कहानी है वो एक ऑनलाइन की अपनी समय सीमा होती है। इस नाते मैंने अपने विषय वस्तु को केवल 3 ही अग्रिम कहानियों को आधार बनाया है, जिस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। हम सभी लोग जैसा कि हम जान रहे हैं कि एकादश शिष्य में कहानियां हैं, भाग की लकीर, संकल्प, परीक्षा, ठिया, छलावा, भय, प्रतीक्षा, कीमत, कहाँ हुई भूल, आदम खोर, आश्रय। इन सब का मूल जो प्रतिपाद्य है कहीं कहीं इस कहानी में मूलतः मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्य को ही केंद्रित रखा गया है। भाग की लकीर कहानी की जो शुरुआत होती है वह अस्पताल में होती है, जहां मानवेंद्र अपने पिता नंदन सिंह को कैंसर के इलाज के लिए ले गया हुआ है। यह एक जो ग्रामीण संस्कृति है, किस तरह से धन के अभाव में वह ना उचित शिक्षा प्राप्त कर पाता है और ना ही सही इलाज करवा पाता है। यह एक विडंबना को हमारे आदरणीय शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर निशंक जी ने उठाया है कहानी के माध्यम से, कि पिता की बीमारी के लिए किस तरह से वह मानवेंद्र परेशान है। और उस बीच में उसकी स्मृतियों में यह बात याद आती है कि जब वह अपने मित्रों के साथ में घूमता टहलता खेलता था और जो काफूल एक प्रकार का फल है इसको तोड़ता है, तो इस प्रकार की जो अनुभूति की बात आती है कि पिता किस प्रकार से चिंता करता था, हमेशा देख रेख रखता था। आज उसकी चिंता वह कहीं एक अस्पताल में जो बीमार है वह पुत्र सोचने लगता है। मैं अपने अध्ययन में यह बात कभी ध्यान में नहीं दिया और आया भी नहीं कि जो डॉक्टर निशंक जी ने उधर बहुत गहराई से अपनी अनुभूति को उपस्थापित किया है, जो बात कही है कि बुजुर्ग की बात और आंवले का स्वाद, ये दोनों बाद में मालूम होता है कि कितनी गहरी बात है। बुजुर्ग की बात को तो मैंने अपने समाज में विद्वानों के बीच में सुना था कि ऐसे बेटे बाल नहीं पक गए हैं या अनुभव से ही पके हुए हैं, लेकिन आंवला तो कई बार खाया गया। लेकिन एक कहानीकार ने जिस प्रकार से ये नए प्रयोग को उपस्थापित किया है वह उनकी सूक्ष्म दृष्टि का ही परिचायक है। पिता पुत्र के प्रति कौन सा कैसा कितना गहरा लगाव होता है, इस कहानी के माध्यम से
पढ़ करके एक बार वह अपने स्मृतियों में पाठक स्वयं चला जाता है कि जो अपने पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उधर कहीं न कहीं वह अतीत की ओर बढ़ जाता है। लेकिन एक समस्या में होते हुए भी वह मानवेंद्र को किस तरह से पढ़ा करके एक वैज्ञानिक बनाता है, और ये कहानी कहीं न कहीं हमारे भारतीय गांव की ओर संकेतित करती है कि गांव में प्रतिभाएं किस तरह से संघर्ष करती हैं, लेकिन यह कहानी पूरे गांव की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वाली है और यह एक तरह संदेश देती है कि कहीं न कहीं हमारे जो प्रतिभाएं गांव में पड़ी हैं वे आज जो शिखर पर पहुंच रही हैं तो वह कहीं न कहीं सामाजिक सरोकार उसका बना हुआ है। मानवेंद्र का टॉप करना हो, यह हर ग्रामीण की प्रतिभा का एक पहचान है। हम सभी लोग कहीं न कहीं अपने गांव से ही आए हुए हैं। जब हम लोग अपनी कक्षा में अपने विद्यालय में टॉप करते थे तो एक खुशी का माहौल होता था, गांव में हम लोग मिठाई बांटते थे। यह एक प्रकार का जो दृश्य यहाँ उपस्थापित किया हरिशंकर जी ने वह बहुत बखूबी से उपस्थापित किया है कि अखबार में फोटो छपना हर एक कृतिकार रचनाकार के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जो इसके माध्यम से एक प्रतिभा को किस तरह से प्रकाशित किया जाए वह भी यहाँ पर बिंब के रूप में स्थापित किया है। मानवेंद्र टॉप करने के बाद जिस प्रकार से नासा अमेरिका में जाता है और वहां वैज्ञानिक बनता है, यह अपने आदरणीय योगेंद्र जी ने भी चर्चा की थी कि अपनी माटी की ओर यह वापस करके ले आना और भारत से जुड़ाव रखना, माटी के प्रति वह मोह और जुड़ाव बना देना, यह कहानीकार की अपनी एक अद्भुत कल्पना है। आज जो कई दशकों से हमारे भारतीय प्रतिभाएं पलायन करती थीं, उस पलायन को रोकने के लिए भी यह कहानी एक नया संदेश देती है। कभी हम पढ़ते थे कि झूम खेती होती है पहाड़ों में। जब डॉक्टर निशंक जी की कहानी को मैंने पढ़ा भाग की लकीर, तो वहां सीढ़ी नुमा खेती की चर्चा की। तो मैं जब अरुणाचल आदि में गया था और जब यहाँ पर हिमाचल में आया तो सीढ़ी नुमा खेती को देखा तो मुझे वो प्रतिबिंब फिर ताजी हो गई। गुल पहुंचाने की जो चर्चा की है मैं इसको नहीं समझ पाया, मैं गुरुदेव से पूछूंगा कि यह क्या विषय है, लेकिन ऐसे जो शब्द प्रयुक्त किए हैं इससे लगता है कि हमारी जो ग्रामीण संस्कृति की जो शब्दावली है वह कहानी में कहीं कहीं सुरक्षित है। तो गांव, किसान हो, खेत की संस्कृति हो, ये सब इस कहानी के माध्यम से जीवंत तो होता है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति, किसान की संस्कृति इस कहानी भाग की लकीर में जिस तरह से कहानीकार ने उकेरा है, वास्तव में एक ऐसे सजग कहानीकार की ये पहचान है जो व्यक्ति मेहनत करके जीवन में प्रगति कर सकता है लेकिन मृत्यु को कभी रोक नहीं सकता है। एक सामान्य गरीब परिवार से मानवेंद्र कैसे वैज्ञानिक बन करके अपने माटी, अपनी संस्कृति को नहीं भूलता है और वापस आ जाता है, और इतने महान वैज्ञानिक होने के बाद भी वह अपने पिता का इलाज स्वयं करवाता है, उसके साथ बैठता है, रहता है। ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानी ये आज के समय में जहां मूल्यों की चर्चा होती है बहुत प्रासंगिक बन जाती है। नारी विमर्श की जहां तक हम बात करें, नारी चेतना की बात करें, तो हमारी जो दूसरी कहानी है संकल्प, जिस कहानी पर कहानी संग्रह का नाम रखा गया वह कहानी संकल्प है, जो कथानक आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक बना हुआ है। भाग की लकीर की कहानी यदि अस्पताल से शुरू होती है तो संकल्प की शुरुआत एक तरह से पुलिस जब हथकड़ी में बांध करके मनोहर को ले जाता है वहां से प्रारंभ होती है। देखा जाए तो एक प्रकार से इन कहानियों में प्रायः ग्रामीण संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति बिल्कुल झलकती हुई दिखाई देती है, लेकिन इन दोनों कहानी में ग्रामीण संस्कृति को बहुत प्रमुखता से ऊपर उठाया गया है। वर्तमान समय में जो एक हमारे समाज का एक कोढ़ बना हुआ है नशा, उस नशा की ओर हमारे डॉक्टर निशंक जी ने बहुत बारीकी से उठाया है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से उन्होंने इसको समाप्त करने का, एक समाधान देने का प्रयास किया है, वह अनुकरणीय और सराहनीय है। इस कहानी में यदि देखें तो जो गांव की एक समस्या होती है, मुख्य समस्या होती है, वह हमारा गांव आजकल जो
विकास की ओर बढ़ रहा है, हमारे मोदी जी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस दिशा में कचहरी के मुकदमे, आपसी लड़ाई और गांव में जो शराब की स्थिति होती है, हर युवा वर्ग कहीं न कहीं उधर जाता है। ये मुख्य समस्याओं को ओर उठा करके कहानीकार ने एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती और समाधान प्रस्तुत किया है। जो कुंती नायिका के रूप में यहाँ उपस्थित है, वह महिला कितना एक ऊर्जावान है, जो सभी गांव की महिलाओं को एकत्रित करके महिला पंचायत बनाती है और उसके नेतृत्व के कारण समाज, गांव जिस तरह से नशा मुक्ति को एक दिशा दे रहा था, ऐसे करने वाली महिला के साथ किस तरह से दुर्दशा होती है, हर महिला के लिए पीड़ा का विषय होता है। लेकिन इस पात्र के माध्यम से हमारे ग्राम समाज की जो महिलाएं हैं, वह प्रेरणा लेकर के ऐसे समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। वास्तव में गांव में जो शराब खाना है, इस कहानी के माध्यम से समाज में होने वाली बुराइयों की जड़ की ओर संकेत की हुई है। जब तक इस ऐसी बुराइयों का समाधान नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, ये हमेशा के हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। एक बात और लगती है कि एक अबला स्त्री किस तरह से संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है। एक कहानी हमें कहीं न कहीं न केवल नशा मुक्ति की, शराब की समस्या को दूर करने की, बल्कि ग्रामीण भारत में जो महिलाओं की समस्याएं हैं या गांव समाज की जो समस्याएं हैं, बिना संकल्प को उसे हटाया नहीं जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो हर गांव में यह समस्या आती है कि शराब के कारण से कितने परिवार, कितने सदस्य उजड़ जाते हैं, गरीबी के शिकार बन जाते हैं। कहानीकार ने गांव की संस्कृति के बहाने शराब के धंधे को समाप्त करने का जो समाधान दिया है, वो भी महिलाओं के संकल्प के कारण से एक संकेत दिया है। ऐसे नशा उन्मूलन के लिए जो सरकार योजनाएं बना रही हैं, कहीं न कहीं एक उसमें दिशा और एक नया बल प्रदान करता है। समापन करिएगा। जी क्षमा करें सर, तुरंत समाप्त कर रहा हूँ। हाँ। परीक्षा की ओर एक दृष्टि दी गई है। उस कहानी में हमारी जो नई पीढ़ी है, गांव की जो युवा प्रतिभाएं हैं, हर किसी की ये इच्छा होती है कि हम IAS बने, लेकिन वह आर्थिक समस्याओं के कारण से कहीं न कहीं उस दिशा में उस सफलता के लिए वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सरकारों के द्वारा कुछ सोचा जाना चाहिए। कहीं न कहीं एक सहायता के रूप में, जिस तरह से एक भुवन लाला के माध्यम से एक सहायता प्रदान की जाती है और ऐसे युवा को, प्रतिभावान लोगों को वहां तक पहुंचाने में सहयोग दिया जाता है, ऐसे हमारे समाज में जरूरत है। कहानीकार ने कहीं न कहीं इस विषय को उठा करके कि हम दुख में कितने रहें, लेकिन यदि हम चाहते हैं, संकल्प हमारा है, तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे, ऐसा एक प्रयास किया कहानीकार ने। मैं उसी आशावादिता से युक्त इन कहानियों को पढ़ करके एक नई ऊर्जा को प्राप्त किया। ऐसे संदेश देने वाले कहानीकार को मैं बधाई देता हूं। और प्रसाद जी की जो कामायनी में एक आशावादिता की बात है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुख का गात, से अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, सारी कहानी को समेटा। तो अब अपनी वक्ताओं की सारे वक्तव्य की समाप्ति के बाद मैं चाहता हूं कि अध्यक्षीय भाषण को जाने और एक बार सुने। तो मैं आप सबको ले चलता हूं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को। शैलेंद्र जी, आपका अभिनंदन है आज। जी शर्मा जी, सरस्वती श्रुति महती मह्यताम। सचमुच में आज के इस अत्यंत सार्थक, गंभीर और एक ऐसी पुस्तक जो कि गहरी मानवीय अनुभूतियों से ओतप्रोत है। मेरे संकल्प, इस आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम ऋषिकल्प हम सबके वरेण्य आदरणीय श्री योगेंद्र नाथ शर्मा जी अरुण के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। जब यह पुस्तक मेरे सम्मुख आई तो मुझे लगा कि जिस प्रकार की कहानियों की जरूरत वर्तमान दौर में है, उस प्रकार की जरूरत की पूर्ति यह संग्रह करता है। बहुत बढ़िया। इस संग्रह के माध्यम से जो 11 कहानियां हमारे बीच में आई हैं, यह 12वां कहानी संकलन है निशंक जी का।
इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वदेशी साहित्य के लिए समर्पित हैं और उन्होंने रचनात्मक ढंग से समाज के निर्माण का जो रास्ता तय किया है वह निश्चित तौर पर बहुत दूरगामी परिणाम लाने वाला सिद्ध होगा। इस प्रकार की संकल्पशीलता इस संग्रह के माध्यम से भी स्पष्ट होती है। स्याही बुक ब्लू बुक्स और प्रायोजक हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड दोनों की ओर से जब डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और अनंग प्रकाशन के सत्यभान सिंह जी का यह आग्रह आया तो मैंने सबसे पहले जानना चाहा कि अरुण जी होंगे क्या। तो यह सुखद है कि स्वयं अरुण जी को हमने प्रारंभ में सुना, उनके पश्चात हमने स्मृति मिश्रा, लता चौहान, राजकुमार उपाध्याय मणि जो कि मेरे अनुज हैं, इनको सुना और मन को बहुत ही आनंद आया कि सभी ने इन रचनाओं के साथ न्याय किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ने इस बात की ओर संकेत दिया है कि रचनाकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक गहरे मूल्य धर्मी रचनाकार है और यह जो मूल्य धर्मिता है यह तमाम प्रकार की विषमताओं, तमाम प्रकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं और पुरुष वर्चस्ववादी समाज के बीच में भी कहीं ना कहीं झलकती है और इसीलिए वे बार बार हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जिस मुकाम की जरूरत हमारे दौर को है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संग्रह की कहानियों में हमें स्त्री विमर्श की अनुगूंज मिलेगी, वृद्ध विमर्श की भी अनुगूंज मिलती है, किसान विमर्श भी इसमें बोलता हुआ नजर आता है और मुझे लगता है कि बाल विमर्श, जिस बालक के मन में यह भाव है कि किस प्रकार का अंतर्विरोधमय संसार है कि जो किसी व्यक्ति के फटी हुई कमीज को देख करके बच्चे दूसरे हंसी का उसे पात्र बना देते हैं, उसकी कमीज तक को फाड़ देते हैं, लेकिन उसके मन में जो है एक बहुत ही अंदर एक आग जो है सुलगती रहती है। तो बाल विमर्श को लेकर के भी आप लिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम प्रकार के विमर्शों का बीज वपन करने वाले सूत्र आपकी कहानियों में है, लेकिन बिना किसी कोलाहल के या बिना किसी शोरगुल के है और यही कारण है कि आपकी कहानियां सीधे हमारे हृदय को छू जाती हैं, हमारे हृदय को झकझोर देती है और उसके साथ साथ हमें विचार के लिए भी आह्वान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है आपकी कहानी संकलन की कि आपने जो जैसा भोगा आपका यथार्थ है, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के एक छोटे से गांव में आपने जन्म लिया और आपने जैसा अनुभव किया और पहाड़ों का जो पहाड़ जैसा जो जीवन है, दुर्गम जीवन है, वो आपने स्वयं ने जिया है। इसीलिए इन कहानियों के पात्रों के की मानसिकता को हम सहज ही आत्मसात कर लेते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं रचनाकार का भोगा हुआ यथार्थ है, उसका भोगा हुआ जीवन है जो इन कहानियों में धड़कता है, स्पंदित होता हुआ हमें दिखाई देता है। फिर इस संग्रह की जब हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तब मैं मुन्नी चौधरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सूत्र संयोजन कर रहे हैं। जब मैंने संग्रह को देखा तो यह भी पाया कि एक मोटिवेशनल राइटर के रूप में भी निशंक जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे न केवल एक श्रेष्ठ कथाकार हैं, गद्यकार हैं, कवि हैं और देश के शिखर राजनेताओं में शुमार किए जाने वाले व्यक्तित्व हैं, लेकिन साथ साथ एक मोटिवेशनल राइटर है। तो एक मोटिवेशनल राइटर किस तरह से उस दिशा में हमें ले जाता है, सहज कथा रस के साथ जिस तरह से हमें ले जाता है, वो अपने आप में बहुत ही महत्व की बात है। और आप देखें कि 5 दर्जन से अधिक रचनाएं हिंदी जगत को निशंक जी ने दी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मूल व्यक्तित्व है वो साहित्यकार का है। साहित्यकार के बाद आप राजनीति में आते हैं और राजनीति को भी उसी प्रकार से रसमय बनाने की चेष्टा करते हैं, उसी तरह से मूल्यधर्मी बनाने की चेष्टा करते हैं जैसे आप साहित्य रचते हैं। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व रहा है किसी जमाने में कि साहित्य अलग जा रहा है, राजनीति अलग जा रही है, तो उस द्वंद्व को यदि किन्हीं रचनाकार ने यदि तोड़ा है तो वो निशंक जी है और वे लगातार इन दोनों के बीच में जो एक भेद दृष्टि बनी हुई है उसको तोड़ने की चेष्टा करते हैं और मुझे लगता है कि स्वयं उनकी राजनीति में भी उन्हीं मूल्यों का जो है प्राधान्य है जो मूल्य उनके साहित्यिक संसार में हमें झकझोरने का अनुभव देते हैं। ये जो संग्रह है ये रोशनी की एक किरण या बस एक ही इच्छा क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है,
एक और कहानी या टूटते दायरे की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कहानी संकलन है, जिसमें 11 कहानियां निबद्ध हैं। फिर मुझे लगा कि एक भागों वाली जो उपन्यास जिसकी चर्चा मैंने अभी चंद्रभान से भी की थी, कि वो भी जिस तरह से एक महिला किस तरह से बहुरंगी उसका जो जीवन यथार्थ है, वो ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ जो संपूर्ण भोगा हुआ अनुभव है, वो किस तरह से वहां प्रकट होता है। तो मुझे लगता है कि इन 11 कहानियों को यदि किसी एक सूत्र वाचक के माध्यम से यदि इनको जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि पहाड़ी जीवन का पूरा दर्द, पहाड़ी जीवन की सारी आशाएं, पहाड़ी जीवन का सारी आकांक्षाएं बहुत सुंदर ढंग से मूर्त हो सकती हैं। और यदि कोई एक नरेटर दे दिया जाए, एक वाचक दे दिया जाए, और वो यदि वो इन कहानियों को एक करीने से और एक व्यवस्था के तहत यदि वो सुनाए, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र पहाड़ के जीवन के हमारे सामने आ सकते हैं। स्वयं आपने पर्यटन पर लिखा है, केदारनाथ की त्रासदी पर लिखा है, आपने तीर्थाटन पर लिखा है, संस्मरणकार है बहुत अच्छे, और व्यक्तित्व विकास शैली को लेकर के आप निरंतर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं संग्रह की, उन कहानियों में भी हमें एक मोटिवेशनल राइटर दिखाई देता है, एक ऐसा उद्घोषकर्ता, उद्बोधनकर्ता व्यक्ति जो उन संग्रह की कहानीकार के रूप में हमारे अंदर संदेशों को देता हुआ दिखाई देता है कि हम सहज ही उन मूल्यों से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर निशंक जी का यह कहानी संग्रह सामाजिक सरोकारों, संस्कृति और जीवन मूल्यों की पक्षधरता को मूर्त करने वाला संग्रह है। जब हम लोग कुंती को देखते हैं, तो एक कुंती वह थी जो महाभारत काल में हुई थी, जिसे भी तमाम प्रकार के संघर्षों के बीच से अपने बेटों को उस दिशा में ले जाने के लिए तत्पर होना पड़ा, और उसने वो किया भी कि उसमें धर्मराज युधिष्ठिर जैसे पुत्र भी होते हैं। और एक हमारे समय की कुंती है जो लगातार लड़ रही है कि किस प्रकार से युवा पीढ़ी और गांव का बहुत सारा जो बहुमूल्य है वो शराब विक्रेताओं के हाथों में जा रहा है। जो शराब विक्रेता हैं वो किस तरह से लोगों को अपने शिकंजे में कस रहे हैं कि कुंती को भी उसको झेलना पड़ता है, लेकिन कुंती डटी रहती है। तो मुझे लगता है कि यह जो नामकरण भी किया है कुंती, यह भी साभिप्राय है। फिर हम लोग भाग्य की लकीर को देखें, तो पिता द्वारा अपने पुत्र की शिक्षा और प्रगति के लिए किए गए संकल्प को साकार करने वाली यह कहानी है। भय को ले लें आप, तो भय जो है वो रेल की यात्रा के दौरान एक ऐसी आशंका की जो अज्ञात है, लोगों को लगता है कि कभी ऐसी लूट भी हो जाती है। तो इस दौरान निशंक जी की विशेषता यह है कि रेलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी वो खबर ले लेते हैं। वे उस आशंका और भय की स्थिति को तो बताते ही हैं, इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि हमारी व्यवस्था को और मुस्तैद करना होगा। अब प्रतीक्षा जो है वो एक कार्यशील अविवाहिता युवती के बहाने स्त्री द्वारा सुयोग्य वर्ग के चयन की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष करती है। एक गेस्ट हाउस की संरक्षिका के रूप में गुंजन है, जो मानती है कि एक ऐसे जीवन साथी को तलाश रही है कि जो मूल्यवान जीवन को लेकर के चलने वाला हो, जो शराब न पीता हो। तो वो जैसे ही उसे उन बुरी आदतों का पता चलता है, वो उस संबंध को अस्वीकार कर देती है। तो ये जो साहस है स्त्री का, और स्त्री की चयन की स्वतंत्रता की जब हम लोग बात कर रहे हैं आज के दौर में, तो मुझे लगता है कि निशंक जी ने उस गुंजन के बहाने एक तरह से अनुगूंज, जो स्त्री मन की अनुगूंज है, उसको प्रत्यक्ष करने की कोशिश की है। वो ये संकेत देती है कि मैं आंखों देखी हुई मक्खी को कैसे निकल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी मेरी इच्छाओं का मान रखे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मेरे कार्य का सम्मान करे, और मुझे बराबरी का दर्जा देते हुए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर प्रोत्साहित करता रखे। और सबसे महत्वपूर्ण, यह बुरी आदतों का शिकार न हो, बस यही चाहती। तो गुंजन की ये जो पंक्तियां हैं, एक तरह से हमारे युग की जो स्त्री है, और अभी के युग की नहीं वरन सदियों से, क्योंकि प्रेमचंद की जब कहानियां हमें बताती हैं कि किस तरह से अनमेल विवाह का एक समय रहा है, और विधवा को जो है वो एक तरह से हाशिए पर रखे जाने वाली स्थितियां रही हैं। तो जैसे प्रेमचंद मुकाबला कर रहे थे अपने जमाने की कुरीतियों से, निशंक जी अपने जमाने की कुरीतियों से न केवल भिड़ते हैं, न केवल उनका प्रतिपक्ष रचते हैं, वरन एक सकारात्मक ढंग से वो इस प्रकार के पात्रों को गढ़ते हैं, जिससे कि आने वाले समय में स्त्रियों के लिए सकारात्मक वातावरण बन सके। उसी अतिथि गृह में ठहरा हुआ जो केशव है, इन बातों को सुनकर के सोचने लगता है
और आप देखें कि निशंक जी का जो एक लेखकी स्वरूप है वो किस तरह से प्रकट होता है। जो केशव कहता है, मन में सोचने लगता है कि उसकी शक्ल को किसी और में देखने अथवा उसे अपना बनाने में उसे न जाने कितनी बहारों का और इंतजार करना पड़ेगा, किंतु इतनी लंबी प्रतीक्षा के उपरांत भी क्या वह उससे प्यार, आकर्षण और अपनत्व का एहसास दिला पाने में सफल हो पाएगा। तो ये जो एक प्रतीक्षा है, दोनों ओर से प्रतीक्षा है, गुंजन की ओर से भी प्रतीक्षा है और केशव भी अविवाहित है, वो भी चाहता है कि उसे कोई सुयोग्य लड़की मिले, लेकिन ये समाप्त नहीं होती है, प्रतीक्षा निरंतर बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज में जिस प्रकार की स्थितियां बन गई हैं कि मूल्यहीनता सब तरफ व्याप्त है और उसके बीच में आज सुयोग्य वर या वधु दोनों की तलाश कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल दिखाई देती है। कीमत जो है वो एक विधवा कमली है जो कि आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के संघर्ष के विरुद्ध खड़ी हुई है। उसके बहाने स्त्रियों की व्यथा कथा को मूर्त करती है और जिन्हें पुरुष वर्चस्ववादी समाज के बीच में अपनी लाज को और अपनी गरिमा को बचाने के लिए न जाने कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये जो कीमत है ये बहुत ही साभिप्राय उन्होंने शीर्षक चुना है और संकेत स्पष्ट है कि स्त्री को जो कि अपने अस्मिता के साथ, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहती है, उसको कई बार किस प्रकार से कीमत लगाई जाती है उसकी। कहाँ हुई यह भूल? आप देखें कि एक राजनेता किस प्रकार से अंतर्द्वंद ग्रस्त होता है। एक पूरी प्रक्रिया के बाद कोई निशंक जी जैसा राजनेता बनता है जो निरंतर मूल्यों के प्रति सचेष्ट है, जो तमाम प्रकार के संघर्षों के बीच से आगे बढ़ता है। और जो बात की पीढ़ी आती है तो निशंक जी उन राजनेताओं की ओर संकेत दे रहे हैं कि जो जिनके पुत्र या पुत्रियां केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर टिकट पाना चाहते हैं। इसमें मेयर का चुनाव लड़ने के लिए बेटे को तैयार किया जाता है और वही बेटा उन्हीं की पार्टी के जो बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री, उन्हीं के पार्टी के एक लीडर को जो कि मेयर का चुनाव लड़ने वाला, उसकी हत्या कर देता है। तो प्रश्न खड़ा होता है, कहाँ हुई यह भूल? ये जो प्रश्न है ये तमाम उन पेरेंट्स का अंतर्द्वंद है, उनके मन में उठने वाले प्रश्न हैं कि वे तो मूल्य धर्मी जीवन जीते रहे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके जो पुत्र या पुत्री हैं वो उन मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं, वे उनको धीरे धीरे बेदखल करते चले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी एक राजनेता किस तरह से अपने मन को मथता है और अपने युग को देख रहा है। वो देख रहे हैं कि कई ऐसे राजनेता हैं जिनके परिवारजन तैयार होना चाहते हैं, उस परंपरा में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन क्या उस प्रक्रिया से वे गुजरे हैं? निस्संदेह नहीं गुजरे, इसीलिए वे नहीं जानते कि आम व्यक्ति का दर्द क्या होता है और व्यवस्थाओं को किस तरह से चुस्त दुरुस्त किया जाता है। फिर परीक्षा जो कहानी है वो भुवन लाला के संकल्प की कहानी है कि जो एक मजदूर बसंतू लाल के बेटे प्रदीप को आईएएस अधिकारी बनाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता। यद्यपि ग्रामीण जन उसको हंसी का पात्र बनाते हैं, उसकी हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन वो जो भुवन लाल है वो एक तरह से परस्पर प्रेम, सद्भाव, परोपकार और दया की जो हमारी शाश्वत मूल्य दृष्टि है उस पर खड़ा हुआ है। निशंक जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बिना किसी आयातित विचार, पूर्वाग्रह के, वो अपनी जो भारतीय मूल्य दृष्टि और प्रणाली हमारी उस पर खड़े हुए हैं। वे निरंतर त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम और सेवा की जो हमारी एक शाश्वत मूल्य दृष्टि चली आ रही है उस पर खड़े हुए हैं। और वे बताते हैं कि जीवन भले ही बदल रहा है, जीवन शैली भले ही बदल रही है, लेकिन हम उन मूल्यों के साथ रहते हुए इन स्थितियों को बदल सकते हैं और जीवन में परीक्षा में खरे उतर सकते हैं, आदमखोरों का मुकाबला कर सकते हैं और नई संकल्पशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे तमाम बिंदुओं को इस संग्रह की कहानियों से गुजरते हुए हम लोग देखते हैं। आदमखोर जो है वो पहाड़ की नियति की कहानी है और पहाड़ की नियति को निशंक जी बहुत अच्छे से महसूस किए हुए हैं। इसीलिए वे देखते हैं कि अचानक बिजली का गुल हो जाना, 2-2, 3-3 दिन तक पहाड़ों पर बिजली का न रहना और उस दौरान जो है किसी बाघ का बच्चों का शिकार करके ले जाना, ये तमाम प्रकार की जो त्रासदियां हैं वो सब उनकी आंखों देखी। और इसीलिए यहाँ जो संघर्ष करते हुए जगत सिंह के जो हितैषी लोग हैं, जो ग्रामजन हैं, वो जब दिखाई देते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि हम बाघों का संरक्षण करें, लेकिन किसके मूल्य पर? ऐसा ना हो जाए कि
बड़े पैमाने पर जो नई पीढ़ी है उसको वो हजम कर जाए, उसको वो खा जाए। तो जिला अधिकारी के सामने वो लोग जाते हैं और फिर वन विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो या प्रशासन है, उसकी उदासीनता, उसकी लापरवाही, इसके विरुद्ध भी आक्रोशित होते हुए लोगों को वहां देख सकते हैं। लेकिन अंत में ये प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देते हैं कि किशोर जैसे कितने किशोर आदमखोर के शिकार होते रहेंगे। तो ये विशेषता है उनकी कि यद्यपि वे तंत्र से जुड़े हुए हैं, व्यवस्था के सभी पहलुओं को जानते हैं, उन पर वो नियंत्रण करते हैं, लेकिन जब वे आम जन की तरफ से इन तमाम प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब वे कोई इस प्रकार का अंतराल उनके कहानी लेखन में नहीं दिखता। वे सीधे सीधे प्रश्न खड़े करते हैं, वे संवेदना जगाना चाहते हैं प्रशासन में, वे लोगों को जगाना चाहते हैं। तो ये जो शक्ति है एक राजनेता की और एक लेखक की, दोनों का यदि सम्मिश्रण देखना है तो इस संग्रह की कहानियों में हम देख सकते हैं। लेखक की संवेदनात्मक टिप्पणी आप देखिए इस कहानी में, मूलभूत सुविधाओं, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भय की काली छाया से उबर नहीं पा रहे हैं। कभी तो ये लोग अपने 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 बाल बच्चों से चैन की नींद सो पाएंगे क्या? इसी आस में जीवन यापन को मजबूर हैं ये, शायद यही इस पहाड़ की नियति है। तो पहाड़ की नियति के चितेरे हैं वे, पहाड़ की संस्कृति के चितेरे हैं, पहाड़ की प्रकृति के चितेरे हैं, पहाड़ के मूल्यों के चितेरे हैं, लेकिन पहाड़ की जो त्रासदी है उसके भी वे अनुपम चितेरे हैं। आश्रय कहानी को देखें तो रूपेश जो है वो एक अनाथ है, लेकिन उसके मन में अंतर्द्वंद चलता है कि क्या मैं स्वयं अनाथ आश्रम खोलूं। अंततः विजय इस बात की होती है कि नहीं, वो अनाथ आश्रम खोलता है। और लेकिन नगर का जो मेयर है वो कुत्सित वासना की पूर्ति के लिए उस पर दबाव बनाता है और उसकी बेटी जैसी जो रीना है उसको हवाले कर देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे इनकार करता है। अंततः यही होता है कि मेयर जो है उस पर झूठे आरोप गढ़ देता है, जेल भिजवा देता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। ये निशंक जी की गहरी सत्य निष्ठा और संस्कृति धर्मिता है कि वे निरंतर उन तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों, अंतर्द्वंदों और विरोधाभासों के बीच में वे सत्य के प्रति हमें उत्कृष्ट सत्य की तरफ वो हमें ले जाते हैं और पूरी उत्कटता के साथ ले जाते हैं। इसीलिए आप देखें कि इसमें वही बच्ची जो परिवार की बच्ची है, वो जब अपना अखबार निकालती है, उसमें संपादकीय लिखती है, लोगों की आंखें खुल जाती है और मेयर के द्वारा किए जाने वाले जो इरादे जो थे उसके मन के, वो सबके सामने आ जाते हैं और अंततः उसे छोड़ा जाता है। और वापस जब रूपेश घर लौटता है तो लेखक की टिप्पणी देखिए कि जनबल के आगे धनबल न कहीं टिक सका है और न कहीं टिक पाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर सूत्र, सूक्तियां उनकी कहानी के उपसंहार में हमें देखने को मिलती हैं और वे संकेत देते हैं कि बहुत पारदर्शिता से जीवन को देखना चाहिए। उस जीवन में यदि कहीं कोई संकट है, संघर्ष है, तो वह भी उजागर होना चाहिए और उसके बीच में कहीं ना कहीं सकारात्मकता का वातावरण भी समाज को मिले, इसकी चेष्टा भी हमें करती रहनी चाहिए। पहाड़ जैसे जीवन का बयान तो है ही उनकी कहानियां, और इसके साथ साथ ये संकेत भी देती हैं कि दूर से हम लोगों को लगता है कि पहाड़ सौंदर्यशाली हैं, आकर्षण पैदा करते हैं, लेकिन वहां के लोगों का जीवन कितना दुर्गम और संघर्षपूर्ण है, इसका बयान भी उनकी कहानियां करती हैं। और मैं तो कहूंगा कि कथ्य की अनुरूपता में यदि भाषा और शिल्प का विधान हम देखें तो बेहद सादगीमय, प्रवाहपूर्ण और बांध लेने वाला शिल्प उनकी कहानियों का है। और वे लगातार, चाहे ठिया कहानी को ले लें या भाग्य को लेकर के जो कहानियां उनकी आती हैं उनको ले लें, उसमें वो सीधे सीधे संकेत देते हैं कि किस प्रकार से दुर्भाग्य के क्षण भी लोगों के जीवन में आते हैं और शहर और गांव का जो अंतराल है वो भी उनकी कहानियों में नजर आता है कि एक व्यक्ति है जो शहर में ठिया बसाता है, लेकिन अंततः भाग्य की रेखा कुछ इस प्रकार बनती है, बिगड़ती है कि उसे लगता है कि मैं गांव में ही शायद बेहतर था। तो यह जो गांव के साथ जो अपनत्व का जो रिश्ता है वो निशंक जी को एक गहरी ग्रामीण चेतना के साथ उन्हें जोड़ता है। उनकी कहानियों में मुझे लगता है कि हिमालय धड़कता है, चाहे प्रकृति हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यवसाय हो, संस्कृति हो, जीवन शैली हो, उसे वे बेहद आत्मीयता के साथ बुनते हैं। और पहाड़ के लोगों की मूल्य परखता तो अद्भुत है, वो किस प्रकार से मूल्यों पर जीते हैं,
और जीवन का सहज अंग बनाए हुए हैं, बिना किसी आह्वान के, बिना किसी अनुष्ठान के वे मूल्यों से जुड़े हुए हैं और उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकाना पड़ती है, तो वो ग्रामीण जन पीछे नहीं हटते। तो इससे स्पष्ट होता है कि निशंक जी जो हैं वो मूल्य धर्मी और गहरी आस्थावान परंपरा के रचनाकार हैं और उनकी कहानियों में आम आदमी की आस्था, विश्वास, मूल्य और निश्चलता इस जगह जगह स्पंदित हुई है। और मुझे लगता है अंत में कि जीवन प्रवाह के बीच यदि परस्पर प्रेम, परोपकार, सेवा, त्याग की जो हमारी पारंपरिक मूल्य दृष्टि है, वो मुझे लगता है कि उनकी कहानियों का मूल स्वर है। बिना किसी शोरगुल के वो रूपांकित कर देते हैं और भोगा हुआ यथार्थ तो उनकी कहानियों को असाधारण बनाता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर शैलेंद्र जी, इतना अच्छा व्याख्यान आपने आज दिया है कि मैं गदगद हूँ। आपकी प्रतिभा को मैं अनेक अवसरों पर देख चुका हूँ। आपने आज 4 बातें निशंक जी की कहानियों के विषय में कही हैं और मैंने उन्हें नोट किया है और निशंक जी को आज मैं बताऊंगा। आपने कहा कि राजनीति और साहित्य के बीच के द्वंद्व को निशंक जी तोड़ते हैं, तोड़ा है उन्होंने। प्रश्न भी उठाते हैं, उत्तर भी देते हैं। आपने कहा पहाड़ी जीवन का दर्पण है उनका साहित्य, उनकी कहानियां पहाड़ी जीवन का दर्पण है। और सबसे बड़ी बात आपने जो अंत में कहा कि उनकी कहानियों में हिमालय धड़कता है। अभी उनका एक काव्य संकलन आ रहा है, हिमालय की गोद में प्रकृति का स्पर्श। है आपको जब मैं आपके पास भिजवाऊंगा, आते ही आप देखेंगे सचमुच आपका ये भाग्य इतना सार्थक हो गया है कि निशंक की कहानियों में हिमालय धड़कता है। और आखिरी बात जो आपने कही कि वो प्रश्न खड़े करते हैं, प्रश्न खड़े करने, उनके कहानी कविता संग्रह है खड़े हुए प्रश्न। अटल जी ने उसका विमोचन किया था और अटल जी ने उस दिन कहा था कि निशंक आज आप युवा हैं, मैं चाहता हूं आप समाज के सामने प्रश्न खड़े करते रहें। और वही आज आपने बात कही है शैलेंद्र जी। मैं गदगद हूं आपकी वाणी सुनकर, आपका व्याख्यान सुनकर। सचमुच आज की हमारी ये जो मेरे अनिरुद्ध ने और सत्यभान ने ये परंपरा जोड़ी है, भले ही कहानियों पर ये मेरी अंतिम श्रृंखला है, लेकिन मैं आपको कविता और उपन्यास में भी शैलेंद्र जी अवश्य जोड़ना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आपसे मैं तो जुड़ा हुआ हूँ महाकाल की नगरी के अपने शैलेंद्र से। और आज तो मैंने आपको अपने मन की बात बता दी कि मेरा बेटा ही शैलेंद्र है, आप मेरे अनुज हैं, तो आपसे मैं निरंतर जुड़ा हूँ। अनिरुद्ध, आज का ये आपका कार्यक्रम बहुत सफल है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप सबकी कृतज्ञता व्यक्त करें। मैं अपनी ओर से, क्योंकि मुझे संरक्षक बना रखा है, इन लोगों ने सम्मान देते हैं, मैं शैलेंद्र जी का, धन्यवाद गुरु जी। ये कहानी का एक महाकुंभ भी करेंगे हम जल्दी। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरे मैं सभी से चाहूंगा अपना आलेख अगर आप सत्यभान को भिजवा दें, हम लोग इसे पुस्तक रूप में भी लाना चाहेंगे। जितने आलेख हमें मिल जाएंगे हम संपादित करके उसकी एक पुस्तक के रूप में उसको लाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा होगा, आप ये भी हमारी मदद करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम राजकुमार उपाध्याय, मुन्नी चौधरी सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आज जैसे कि ये पूरी परिचर्चा जहाँ तक अनिरुद्ध जी आइए आप। बहुत ही हाँ मुन्नी सर बोल लेंगे, मैं यहीं पर हूँ। आप और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस ये कहना है कि परिचर्चा बहुत अच्छी लगी और इसमें जो एक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी ने बहुत ही सारगर्भित बातें बहुत कम समय में की, मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संयोजक जो महोदय ने जो मुझे मंच संचालकी का जो मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ अनिरुद्ध जी और सम्माननीय जोगेंद्रनाथ शर्मा जी, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ कि आज उनका सानिध्य मुझे मिला इन सारी बातों को कहने के लिए। एक बात इस कहानी संग्रह के संदर्भ में कि मेरे संकल्प जीवन में सार्थक हो, मैं यही चाहता हूँ। बस मेरी एक ही वाक्य थी, यही सेंटेंस मैं यही कहना चाहता हूँ। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अनिरुद्ध जी अपनी बात रखें। अनिरुद्ध जी अपनी बात कहेंगे। जी सर। पहले तो जिन लोगों ने इस श्रृंखला में भाग लिया उन सभी का धन्यवाद। और इसके अलावा जो 11 श्रृंखला हमने की,
उनमें जो भी वक्ता आए, जो भी हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने भी अपना कीमती समय दिया, उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। और निशंक जी की लगभग जो है 12 कहानी संग्रह पर हमने इस पूरी श्रृंखला में चर्चा की है। 12 की 12 जो चर्चाएं हैं वो उनके यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का रचना संसार के नाम से देखना चाहें तो आप वहां देख सकते हैं। आगे की योजना के बारे में अभी कुछ घोषणा नहीं कर सकते हम कि क्या हम लेके आएंगे आपके साथ, लेकिन आएंगे जरूर और आते रहेंगे, ये उम्मीद जरूर हम अपने मन में रख करके विदा लेते हैं। और मैं तो जितनी कहानियों को पढ़ा, मैंने हालांकि उनकी सारी कहानियां पढ़ी ली हैं और मैं नाट्य रूपांतरण करने में थोड़ा अभी किताबें जो है एक साथ उपलब्ध नहीं है प्रिंटेड फॉर्म में, इस वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन वो हो जाएंगी जल्दी ही। तो कहानियों को पढ़ते समय अगर आपको पहाड़ों को एक टूरिस्ट के तौर पर देखना है तब तो आप पहाड़ पर चले जाइए, और अगर पहाड़ों की समस्या को समझना और जानना हो तो निशंक जी की कहानियों को पढ़ लीजिए। तो बतौर टूरिस्ट भी अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं और पाठक के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़े। और बहुत सारी कहानी ऐसे हैं जो समस्याओं को इस तरीके से केंद्र में रखते हैं कि आपके इर्द गिर्द घटित होती हुई नजर आती है। एक बेड खाली हो गया और पैंडेमिक के दौरान जिस तरीके से बेड को लेकर के झगड़ा चल रहा था, उस कहानी को पढ़ करके जो पूरी के पूरे चित्र थे कि किसी भी हॉस्पिटल में यह दृश्य उभर सकता था। बिल्कुल। और बहुत सारे स्टेट्स में जो है नशाखोरी एक बीमारी बनी हुई है, और बीमारी बनी होने के कारण क्या हुआ कि वहां के लोग प्रतिरोध करते हैं। लेकिन अब बिहार की बात कर लें तो बिहार में देखें कि दारू बैन है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा दारू पी गए उन इलाकों के मुकाबले जिनमें ये दारू बेची जाती है, खरीदी जाती है, सरकार ने फ्री कर रखा है। ऐसी एक समस्या को लेकर के नशाखोरी के खिलाफ जो है वहां पर एक आंदोलन दिखाई पड़ता है उनकी कहानियों में देखें तो। आप मेरे संकल्प जैसा कि नाम से ही आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि संकल्प ही है, तो उनकी कहानियों में कोई हर रोज नया नया कोई संकल्प लेकर के उभर करके आता है। पात्र जो है उनका पात्र जो है टूरिस्ट के तौर पर मैदानी इलाकों का दौरा नहीं करता, बल्कि एक बड़ी सी समस्या लेकर के वो मैदानों में उपस्थित हो जाता है। और जब वो वापस लौटता है तो उसको जो अंतर्द्वंद है, पहाड़ी संवेदना और जो मैदानी इलाकों की जो संवेदना है, उसके बीच में टकराहट महसूस करता हुआ नजर आता है। बस में चलता हुआ जो यात्री है वो अपने पीछे छूटी हुई जिन स्मृतियों को साथ ले जाता है। आप देखेंगे कि पोखरियाल जी की कहानियों में वो स्मृतियां चलती रहती। पात्र जो है वो गांव में अब हालांकि व्हाट्सएप आ गया है, अकाउंट ट्रांसफर आ गया है, तो पैसों को लेकर के इतनी किल्लत नहीं है, तुरंत ट्रांसफर होता है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से एक पोस्टमैन के इंतजार में एक महिला जो है कितना लंबा समय गुजार देती है। और तो वो जो पोस्ट ऑफिस जो बंद हुए हैं पहाड़ों में, जो बंद होते जा रहे हैं, उस ओर भी एक इशारा कर रहे हैं कि भाई लौटिए, गांव की तरफ लौटिए और उन सब चीजों को जीवित कीजिए। बिजली की समस्या को लेकर कई सारे फिल्में बनी है पहाड़ों में और उसको देखा भी हमने। और सर ने कहा था कि जो पूरी की पूरी आर्थिकी है वो स्त्रियों पर केंद्रित है वहां पर, क्योंकि पुरुष जो है ज्यादातर फौज में चले गए हैं और बाकी लोग जो है वो वहां पर जो बचे हुए हैं। अगर हम पंजाब के संदर्भ में बात करें तो वहां पर ग्राम वृद्ध ग्राम कहते हैं, ओल्ड विलेजेस का कॉन्सेप्ट है कि वहां पर सारे पुरुष जो है विदेश चले गए हैं जो यंग हैं, और बूढ़े बूढ़े लोग और स्त्रियां बची हुई हैं, इसलिए वृद्ध ग्राम का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से उनकी कहानियों में ये झलकियां भी दिखती है कि किस तरीके से पहाड़ खाली होते गए हैं और इनके खाली होते जाने की वजह से जो वहां सौंदर्य था वो कहीं ना कहीं बिखर गया। और उस बिखराव की पूरी चिंता जो है आप उनके कहानी संकलन में देखेंगे। और कोई किसी एक कहानी संकलन की बात नहीं कर सकता हूं मैं, हर कहानी में कोई न कोई समस्या लेकर के। एक कहानी जिसमें बहुत अच्छी लगी थी वो कहानी कि किस तरीके से प्रेम जो है आज खोता जा रहा है, प्रेम का मतलब खोता जा रहा है, प्रेम का जो मानवीय पहलू है वो खत्म होता जा रहा है और प्रेम जो है व्यापार बनता जा रहा है। तो उस गुणागणित को भी बहुत अच्छे से उस कहानी में प्रेजेंट की गई थी कि किस तरीके से एक महिला जो है वो पढ़ना चाहती है, उनके पति उनको सपोर्ट करते हैं और बाद में जो है वो पत्नी ही उनकी संवेदनाओं को तरजीह नहीं देती है। तो एक
अभी तक जो प्रेम को स्त्री पक्ष की तरफ से समझा जा रहा था, निशंक जी ने पुरुष पक्ष की तरफ से समझने की कोशिश की है। बहुत सारी बात हो सकती है, ये वक्ताओं का समय, लेकिन अंतिम श्रृंखला थी कहानियों की, तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए जगह ले ली है। उसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं कि सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने सुनी भी हैं, और फिर से वही आग्रह है कि जिन लोगों ने, जिन वक्ताओं ने भाग लिया है, वो अगर अपना आलेख दें तो ये एक अच्छी पुस्तक के रूप में सामने आएगी। सभी लोगों से आग्रह रहेगा जो पीछे 11 सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों से। तो कहने को तो बहुत बातें हैं, क्योंकि बारीकी से कहानी को पढ़ने पर पता नहीं कितनी जो हमारी कहिए कि प्रशासनिक बारीकियां हैं, जो राजनीतिक बारीकियां हैं, उन पर निगाह जाती है। लेकिन ये बारीकियां हमें कोई प्रेरणात्मक स्थिति में नहीं ले जाती हैं, बल्कि की मूव करती हैं कि आप रिवोल्ट कर दीजिए। लेकिन एकदम से रिवोल्ट करने के बाद किसी कहानी में निशंक जी नहीं कहते, बल्कि आप सहजता से चीजों को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। उनका पात्र रूप में परिवर्तित। अनिरुद्ध जी, अब अंतिम, आज आप नहीं अंत करेंगे, आज मैं करूंगा। जी, हमारी इस रविवारी वार्ता की नींव है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नींव के पत्थर सारे कंगूरों को संभालते हैं, कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी बिल्डिंग का, पूरे भवन का, पूरे मंदिर का बोझ नींव के पत्थरों पर रहता है। मैं बहुत 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 आशीर्वाद दे रहा हूं अनिरुद्ध आपको, सत्यभान को। आपने लगातार 12 वार्ताओं में शांत रहकर, चुप रहकर, पर्दे के पीछे रहकर प्रत्येक वक्ता को सुना है, और सारे कार्यक्रम आपने देखे। और आज इसीलिए आपने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी प्रभावशाली शक्ति के साथ आपने उनके कहानी संग्रहों पर बात की है। अनिरुद्ध, मैं बहुत प्रभावित हूं आपसे, और अगली वाली श्रृंखलाओं में संभवतः मैं आता हूं, इसलिए आ जाता हूं कि उम्र की वजह से संरक्षक बन गया हूं, लेकिन मैं तो इन सारी वार्ताओं का संरक्षक अपने अनिरुद्ध को मानता हूं। मेरा अनिरुद्ध ये सब कर रहा है, और बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि आज हम सब लोग इन 12 वार्ताओं की पूर्णता पर अपने अनिरुद्ध के प्रति अभिनंदन व्यक्त करेंगे। अभिनंदन मेरे डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार का, सत्यभान का। जी, एक ताली में और चाहूंगा हमारे अंकित मौर्य के लिए। अंकित को आशीर्वाद दें सर, वो अभी नया बच्चा है, और वो इन सब के पीछे वो भी लगातार रहता है, अपना काम छोड़ करके वो भी सब चीजों को संभालता रहा। तो अंकित को हम सब धन्यवाद करते हैं, अंकित को आशीर्वाद भी देते हैं कि वो जीवन में तरक्की करे। उसकी ये मतलब करियर के रूप में है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक काम करना चाहता है, वहां पर अपनी क्रांति करना चाहता है। तो हम सब उसको आशीर्वाद। आपकी पूरी टीम मेरे लिए बहुत बहुत अभिनंदनीय है अनिरुद्ध। पूरी टीम जो भी आपके साथ है, वो योगेंद्र जी आप में है। जी, योगेंद्र जी आपको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। जीती रहे आप लता जी, जीती रहे आप, प्रसन्न रहे जी, यशस्वी हो। जी गुरु जी, तो अब आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त हो चला है, और बहुत अच्छा हुआ। विदा सिर्फ क्षणिक है, वापस लौटेंगे और फिर लौट करके नए उपन्यास या काव्य संग्रह पर बात होगी, और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।